नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस यानी आपका SST का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, आपका प्रैक्टिस पेपर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि ये प्रैक्टिस पेपर मेरे पास आपके लिए आंसर्स के साथ अवेलेबल है। आपको इस चैनल पर इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी मिलेंगे। और इससे पहले भी आपके लिए CBSE ने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू किया था, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सैम्पल पेपर आपके लिए इशू किया है प्रैक्टिस पेपर, ये DOE ने इशू किया है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया है। ये CBSE की तरफ से नहीं आया है। तो यानी कि अब आपके पास दो प्रैक्टिस पेपर हो गए हैं, एक CBSE का और एक DOE का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर जो है वो व्यू करेंगे और उसके बाद हम उसके आंसर्स पर चलेंगे। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कह देना चाहती हूँ वो ये कि आप एक पेपर और पेन ले लीजिए अपने साथ और आप इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आप जैसे क्वेश्चन आते जाएं अपनी कॉपी पर उनके आंसर नोट करते जाइए, और इसके बाद जब वीडियो के प्रैक्टिस पेपर के बाद वीडियो में जब आंसर्स आएंगे तो आप उन्हें अपने लिखे हुए आंसर्स से मैच करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है या आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए। इससे आपको आपकी तैयारी को जांचने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य निर्देश। आप कोई भी पेपर कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आपका टर्म 1 का हो या टर्म 2 का, आप निर्देशों को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आप निर्देशों को ध्यान से नहीं पढ़ते तो अक्सर आप अपने पेपर में गलतियां कर देते हैं। तो चलिए हम एक बार जल्दी से निर्देश पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, ठीक है, और कुल 13 प्रश्न हैं। 5 खंड और 13 प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध है, यानी कि आपके लिए चॉइस भी है। उनमें से किसी एक प्रश्न को ही आपको करना है। प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। खंड क में आपके 2 अंक वाले प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं। खंड ख में 3 अंक वाले, इनके उत्तर आपको 80 शब्दों में देने हैं। ग में 5 अंक वाले, इनके उत्तर लगभग 120 शब्दों में। घ खंड में स्रोत आधारित प्रश्न हैं और ड खंड में मानचित्र आधारित प्रश्न है, राइट। और मानचित्र आधारित प्रश्न संख्या 13 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अलग से भी प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, ये अच्छी बात है कि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए काम आएगा। तो यही आपके इंस्ट्रक्शंस आगे इंग्लिश मीडियम में, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इन्हें हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इन्हें रीड करते चलें। अब ये आ गया है आपका खंड क यानी सेक्शन ए। बहुत ही अच्छा DOE ने ये किया है कि दोनों भाषाओं में प्रश्न साथ साथ दिए हुए हैं, ताकि हमारे दोनों मीडियम के बच्चे इन प्रश्नों का लाभ ले सकें। सबसे पहला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख करें। मेंशन द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ये आपके जैसा कि ऊपर भी मेंशन था, खंड के में आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न, रसायन उद्योग के महत्व की विवेचना करें। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु 2 उपाय बताएं। सजेस्ट एनी 2 मेजर ऑफ रिफॉर्म इन द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ये आपको मिलान करना है चौथे प्रश्न में। मैच द फॉलोइंग। अगला प्रश्न, सीमांत सड़कों के महत्व को लिखिए। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स। और अब आपका आ गया है खंड ख, यानी कि आपके 3 नंबर वाले प्रश्न। इसमें आपका छठा क्वेश्चन, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों की उदाहरण सहित व्याख्या करें, अथवा वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है और 3 नंबर में उत्तर देना है। एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी विद एग्जाम्पल, और डिफाइन द टर्म ग्लोबलाइजेशन इन योर ओन वर्ड्स। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। इस कथन के आलोक में असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण करें, यानी कि आपको असहयोग आंदोलन के कारण बताने हैं। और इसी का इंग्लिश वर्जन हमारे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन।
If Indians refuse to cooperate, British rule in India would collapse. Analyze the causes of the non-cooperation movement with reference to this statement. Right, आपको reasons लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं को कम करने में असफल रहा है. क्या आप इस कथन से सहमत हैं? न्यायोचित ठहराइए. अगर आप इस कथन से सहमत हैं तो आपको इसके फेवर में अपने तर्क देने हैं, और अगर आप असहमत हैं, आप लिखते हैं कि मैं सहमत हूँ, तब आपको अपनी असहमति के पक्ष में इसमें तर्क देने होंगे. डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन एबल टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई. अब आ गया है आपका सेक्शन सी, जो कि है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है. क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें अथवा वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या करें. दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है. ये आपके पास चॉइस में अवेलेबल है. द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. डू यू एग्री? गिव आर्ग्यूमेंट्स इन योर सपोर्ट ऑफ योर आंसर. व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज नाउअडेज. आजकल कौन से चैलेंजेस फेस कर रही हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज? दोनों में से आपको कोई एक करना है, और क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो लगभग 120 शब्दों में 150 शब्दों के आसपास आपको इसका उत्तर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 10, बैंकों और सहकारी समितियों को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साख की गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है. उचित तर्कों के साथ कथन की व्याख्या करें. अथवा, ये भी आपका चॉइस में है, भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही क्यों निर्भर है. बैंक एंड cooperative societies need to increase their lending in rural areas. Explain this statement with appropriate arguments. Or, why are most of the people in India still dependent on informal sector of credit for loan? अब आपका आ गया है सेक्शन डी या खंड ख. क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. दोस्तों, ये अनुच्छेद मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, ये आपकी स्क्रीन पर मैं स्क्रॉल करूंगी. आप इसे मेरे साथ साथ मेरी स्क्रीन के साथ रीड करते चलें, और नीचे इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने की आप कोशिश करें. और अगर बल्कि मेरी सलाह तो आपको ये रहेगी कि आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप पैराग्राफ वीडियो पॉज करके पैराग्राफ में से अपने क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करें. तो चलिए, इसमें मैं बोलूँगी नहीं, मैं सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल करूँगी और आप मेरे साथ साथ स्क्रीन के साथ साथ इसको देखते चलेंगे.
अब ये आ गया है आपका खंड ड यानी सेक्शन ई, और ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र में बिंदु ए से एक स्थान अंकित किया गया है। इस बिंदु को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसका सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखा पर लिखिए। आपको जहाँ ए दिया हुआ है आपके मैप में, आपको वहाँ पर इस जगह को भरना है। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने कृषक सत्याग्रह आरंभ किया था। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड पीजेंट सत्याग्रह। ठीक है, आपके मैप में जहाँ पर भी ए पॉइंट लिखा होगा आपको ये जगह इस हिंट से पहचान कर वहाँ भरनी है। अगला क्वेश्चन, भारत की उसी राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और लिखिए। कोची पत्तन या नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई पत्तन। बी है कलपक्कम आणविक संयंत्र, कोची पोर्ट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट। यह आपको पहचान कर अपने मैप में भरना है। और ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए यानी हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। ये आपको जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं विजुअली इम्पेयर्ड नहीं हैं, ये उन बच्चों को नहीं करना है। उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ महात्मा गांधी ने कृषक सत्याग्रह आरंभ किया। नेम द प्लेस वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड पीजेंट सत्याग्रह। और ये वाला भी जो प्रश्न है ये हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है। हमारे जो सामान्य बच्चे हैं जिनको इस तरह की परेशानी नहीं है उनको ये प्रश्न नहीं करना है, राइट। और ये आपका मैप दिया हुआ है, इसमें आपको पॉइंट दर्शाए गए हैं। ये पॉइंट आपको कहाँ पर क्या भरना है जो ऊपर दिया गया था उसी के बेस पर। तो दोस्तों ये तो था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप एक पेन और कॉपी अपने साथ ले लीजिए और साथ साथ इसे सॉल्व करें। तो आशा करती हूँ कि आपने इसे सॉल्व किया होगा। अब हम चलेंगे इसके आंसर्स पर। अगर आपने वाकई इसे सॉल्व किया है तो अब आप आंसर्स से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, उन्हें जांच सकते हैं कि आपने कितना सही किया कितना गलत। तो चलिए हम आंसर्स पर चलते हैं। तो ये हैं आपके स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन के आंसर्स। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 7 अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान महिलाएं जो है वो उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों की पिकेटिंग की, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। ये थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। आपका दूसरा क्वेश्चन था रासायनिक उद्योग का महत्व। तो इसका क्या महत्व है। सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% की भागीदारी है हमारे रासायनिक उद्योग की। अकार्बनिक रसायनों का उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई, कांच, साबुन आदि में प्रयोग भी होता है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, दवाइयाँ आदि में प्रयोग होता है। तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय। किस तरह से हम राजनीतिक दलों में सुधार कर सकते हैं। दल बदल कानून को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास अनुपात में ज़रूर टिकट दें और चुनाव का खर्च जो है वो सरकार उठाए। इस तरह से हम राजनीतिक दलों में सुधार कर सकते हैं। और दोस्तों ये फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी मुझे याद नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो आपको अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर से याद होगा। फोर्थ का आंसर आप दे सकते हैं, बैंकों द्वारा दिया गया ऋण, औपचारिक स्रोत, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन और वस्तु विनिमय। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सीमांत सड़कों का महत्व, जो बॉर्डर रोड्स थी उनकी इंपॉर्टेंस। सीमांत सड़कों का उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में सामरिक महत्व है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है। ये सड़कें इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास में सहायक हुई हैं। सामरिक शब्द का यहाँ पे क्या मतलब है। सामरिक का मतलब होता है युद्ध से संबंधित। इन सड़कों का अगर युद्ध की दृष्टि से भी अगर हमारा किसी देश से युद्ध हो जाता है तो उस दृष्टि से भी हमारे लिए ये सड़कें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है। अभिगम्यता यानी आना जाना, और दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना मुश्किल हो। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पहुँचना मुश्किल था, ऐसे क्षेत्रों में आने जाने की सुविधा, अभिगम्यता जो है वो इन सड़कों के विकास से बढ़ी है। और ये सड़कें हमारे आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। छठा क्वेश्चन, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण के क्या प्रभाव रहे। वैश्वीकरण
पहला पॉइंट, वैश्वीकरण से उत्पादकों स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से ही अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। अगला पॉइंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के कारण नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। एक हेडिंग आप ये बना सकते हैं, नए रोजगार के अवसर। अनेक भारतीय कंपनियां भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबेक्सी आदि। चौथा पॉइंट, वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। अथवा आपका ये क्वेश्चन चॉइस में था, आपको वैश्वीकरण को डिफाइन करना था या उसके लाभ बताने थे, तो ये अथवा वाला आपका ये आंसर यहाँ से है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है वैश्वीकरण के कारण। इससे विगत कुछ दशकों में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आ गए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। पिछले कुछ दशकों में लोगों का विभिन्न देशों के बीच आवागमन बढ़ा है। इससे भी विभिन्न देश जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। राइट, अब आगे हम चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन था, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? तो इसमें पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में करों की वृद्धि, कीमतों का तेजी से बढ़ना, जबरन भर्ती, खाद्य समस्या इत्यादि उत्पन्न हो गई थी। रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, व्यापक गुस्सा था। और तीसरा कारण था तुर्की पर कठोर संधि थोपे जाने की अफवाहें। इसके बाद मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने पर गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी, जिसे हमने खिलाफत आंदोलन भी कहा। अगला प्रश्न, आपका अगले प्रश्न का उत्तर, लोकतंत्र और आर्थिक असमानता। 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करने पर आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड बेहतर है। लेकिन केवल इसी आधार पर लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्थिक विकास कई कारकों जैसे देश की जनसंख्या का आधार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, देशों द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट, हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ही बेहतर हैं, क्योंकि इसके कई सकारात्मक फ़ायदे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में गरीबी घटी है और मध्य वर्ग की आय बढ़ी है। अगला प्रश्न, आपका अगला उत्तर, बड़े समाज के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की हमें ज़रूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। यानी कि लोकतंत्र जो है वो एक माध्यम का काम करता है, एक एजेंसी का काम करता है। अगला पॉइंट, विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके, और सरकार का समर्थन या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन या विरोध करने के लिए हमें उपकरणों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने, सरकार बनाने, कानून निर्माण, जनमत निर्माण आदि में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। अथवा ये क्वेश्चन आपका चॉइस में था, राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना बड़ी चुनौती है। इसमें सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में ही सिमटी रहती है। वंशवाद बहुत बड़ी चुनौती है। पार्टियों में पैसा और अपराधी तत्वों की घुसपैठ रहती है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। पार्टियों के बीच बढ़ती विकल्पहीनता की स्थिति भी राजनीतिक दलों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाल के वर्षों में दलों में वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है और कई बार हम लोगों के पास नया नेता चुनने का विकल्प नहीं रहता। थोड़े से नेता ही हर दल में आते जाते रहते हैं। ये चुनौतियां हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा साख गतिविधि को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है हमें? क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्रों के द्वारा दिया गया ऋण की ब्याज दर अधिक होती है, जबकि बैंक और सहकारी समितियों के द्वारा दिए गए ऋण की ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है। लोग कम ब्याज दर पर कर्ज लेकर उद्यम शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे और वे फसल उगा सकेंगे, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग आदि लगा सकते हैं।
इसके अलावा नया उद्योग लगा सकते हैं, वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। एक आपका ये चॉइस में प्रश्न था, भारत की जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है, क्यों निर्भर है अनौपचारिक क्षेत्रों पर? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के औपचारिक क्षेत्र मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं बैंक मौजूद हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुप्रद्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना नया ऋण भी ले सकते हैं। इसलिए अक्सर जो हमारी जनता है वो अनौपचारिक क्षेत्रों पर निर्भर है, वो बैंकों से कर्ज लेने के बजाय साहूकारों से कर्ज लेना ज़्यादा पसंद करती है। अगला आपका 11.1 का आंसर था, डोमिनियन स्टेट का अर्थ है ब्रिटिश शासन के अंदर ही संवैधानिक व्यवस्था। और भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। इस अधिवेशन में तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। जो हमारा अगला पैराग्राफ था ये उसके आंसर्स हैं। कांडला पत्तन का विकास स्वतंत्रता के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई में होने वाले व्यापारिक दबावों को कम करने के लिए किया गया था। मुंबई पत्तन की अधिक परिवहन को ध्यान में रखते हुए इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। पत्तन देश के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का 95% विदेशी व्यापार पत्तनों द्वारा ही संचालित होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के व्यापार के लिए ये। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन का, ये है आपका लास्ट वाला क्वेश्चन जो था आपका मैप बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस थे, ये उनका आंसर है। तो होप कि आप इसे अच्छी तरह से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। एक खेड़ा जो गांधी जी वाला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक खेड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन, और ये है कलपक्कम आणविक संयंत्र, ये यहाँ पे आपका कोची पत्तन है। राइट, ये आपका दिया हुआ था मैप बेस्ड क्वेश्चंस। हम आगे चलेंगे दोस्तों। ये है आपका अपना चैनल अनविच शिक्षा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरह के प्रैक्टिस पेपर आंसर्स के साथ आपको अवेलेबल होते रहे। और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर क्यों, आपके क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन पेपर्स, उनकी आंसर कीज, मॉडल टेस्ट पेपर, CBSE से आने वाले अपडेट्स, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है आपको अनविच शिक्षा पर ज़रूर मिलेगा। तो अनविच शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।